वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज़, आज का मेरा टॉपिक है C10 2020 SST कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको ज्योग्राफी का सेक्शन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें मैं आपको लेसन 3 करवा रही हूँ। पार्ट 1 था खनिज से रिलेटेड और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में शक्ति संसाधन की। तो आज ये जो है 3 लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज हमने बात करनी है शक्ति संसाधन की। संसाधन को जानने से पहले हम शक्ति को जान लेते हैं कि शक्ति एक्चुअल में है क्या। शक्ति गाइज़, जिसको हम ऊर्जा भी कहते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसका उपयोग उद्योग में करते हैं, कृषि में करते हैं, परिवहन में करते हैं, संचार में करते हैं और प्रतिरक्षा के लिए भी हमें क्या शक्ति की ज़रूरत होती है। अब गाइज़, अब हम बात करेंगे शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन को कितने साधनों में हमने वर्गीकृत किया है। तो हमने 2 साधनों में इसको बांटा है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत साधन या स्रोत, जो भी आप कह सकते हैं। तो परंपरागत स्रोत में क्या क्या आते हैं। परंपरागत स्रोत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और आप इसको प्लीज़ जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप PDF कहेंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगी। तो परंपरागत स्रोत क्या हैं? वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, जो लंबे समय से। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन, ये इसके 2 मुख्य स्रोत हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम ईंधन के बारे में पढ़ेंगे कि ईंधन का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो ईंधन का उपयोग हम पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से करते हैं, ठीक है। 50% से भी अधिक ऊर्जा हमें ईंधन से ही प्राप्त होती है। अब गाइज, हम बात करेंगे जीवाश्मी ईंधन के, जो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। कि पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जो जीवाश्मी ईंधन थे उसमें वो परिवर्तित हो गए, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के क्या हैं? स्रोत हैं। जीवाश्मी ईंधन के बारे में आपको पता लग गया और ईंधन के बारे में पता लग गया, और ये परंपरागत स्रोत के जो हैं ये 2 मुख्य स्रोत हैं। तो होप है आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोयले की, क्योंकि हमने कोयला का जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया है। तो बात करेंगे कोयले की कि कोयला है क्या, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो कोयला जो है गाइज, वो एक जीवाश्मी ईंधन है। इसका प्रयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। उद्योग कौन कौन से हैं इसके, जैसे कि हमें से उद्योग कौन कौन से उत्पन्न किए जा सकते हैं। लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न में इसका क्या प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कोयले का। कोयले से प्राप्त विद्युत को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कोयले से प्राप्त जो भी विद्युत उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। यानी कि कोयले को बनने में लाखों वर्ष लग चुके हैं, जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं। इसी कारण इसको, कोयले को हम अंतर्हित धूप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो कोयले को जाना जाता है। अब बात करेंगे कि उत्पादक देश कौन कौन से हैं कोयले के। तो जो आने वाले हैं विश्व में अग्रणी उत्पादक देश हैं वो होगा चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। और जो अब हैं पड़े करंटली कोयला उत्पादक क्षेत्र, वो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में, और झरिया में, जो पश्चिम बंगाल में झरिया है वहाँ पर, धनबाद, बोकारो जो है झारखंड में। तो ये आपको याद रखना है कि कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और जो आने वाले देश होंगे, विश्व के जो होंगे देश होंगे अग्रणी उत्पादक देश, तो ये उनके नाम है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब गाइज, हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। हमने कोयले के बारे में जाना, जो जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत आता है, और जो जीवाश्मी ईंधन है वो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम जो है वो लैटिन के शब्द पेट्रा अर्थ शैल जो है, पेट्रा का अर्थ है शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है। तो पेट्रोलियम का अर्थ क्या हुआ? शैल, तेल। अब जो ये पेट्रोलियम है गाइज, ये गाढ़े काले द्रव का
होता है। शैल की, ये जो शैल की परतें होती हैं उसके ये मध्य में पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। और जो पेट्रोलियम का वेधन है वो अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको परीक्षणशाला में भेजा जाता है, जहाँ पर जैसे लैब होती है वहाँ पर इसको भेजा जाता है, जहाँ अपकरिष्कृत जो पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद हमें मिलते हैं, जो उसके गाढ़ा तेल होता है कि उसमें हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, तो ये उनकी बात की जाती है। जब उसको हम छान रहे होते हैं तो क्या क्या मिलता है, तो वहाँ से हमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। तो गाइस आपको ये याद रखने हैं कि तब क्या क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं काला सोना। और अब बात करेंगे कि इसके मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। ईरान है, इराक है, कतर है, सऊदी अरब है, और अन्य राज्य जो अन्य देश हो गए संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ बहुत ही कम मात्रा है। इन देशों में ज़्यादा मात्रा होगी और इसमें है कम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। अब बात करेंगे कि भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। असम में डिगबोई, मुंबई में है बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत में है। और ये जैसे कि हो रही है, विश्व की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ईरान, इराक और कतर और सऊदी अरब में। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिशुद्ध तेल को धरातल पर लाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों में हम इसका प्रयोग करते हैं। उत्पादक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं, रूस है, नॉर्वे है, यूके है और नीदरलैंड है। भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जैसलमेर जो राजस्थान में है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा में, और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। अब गाइस जो विश्व के बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ प्राकृतिक गैस के अपने जो है पर्याप्त भंडार है, बहुत कम है। जीवाश्मी ईंधन के उपभोग ने इन्हें समाप्ति तक पहुँचा दिया है। इनसे होने वाले विषैले प्रदूषक जो हैं वो क्या हैं, चिंता का विषय है। अब जो इसका निदान भी होगा, तो इसका निदान क्या है कि गाइस जो हम गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर हम इनका यूज़ करने लग जाएं तो क्या होगा, जीवाश्मी ईंधन क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है, तो ये था। अब जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जिसमें हमने अभी पढ़ा है, तो खनिज तेल के बारे में बताया गया है कि खनिज तेल के लाभ क्या क्या हैं। आसानी से परिवहनीय है, टैंकर में इसको लाया जा सकता है। पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है। इससे क्या क्या हानि होगी, तो तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण क्या है, आसान नहीं है। प्राकृतिक गैस के यहाँ पर आपको लाभ बताए गए हैं कि ये आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन से लाया जाता है। इसको हम खनिज तेल को हम टैंकर में लाते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है जो प्राकृतिक गैस है, और तेल से सस्ता भी है। ईंधन के बारे में जानते हैं, इसके लाभ और हानि के बारे में। ये ईंधन जो है ये सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी हानि क्या क्या है कि संग्रहण में है, जो अधिक समय उपयोग होता है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, और निवर्णीकरण है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी हानि है ये बहुत बड़ी। कोयले के लाभ पढ़ते हैं हम कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। तो गाइस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ये मत कहिए कि ये पढ़े जा रहे हैं, इसका कुछ यूज़ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। और कोयले की हानि क्या क्या है कि ये प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए ये भारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड होप है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा जल विद्युत, जो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ही आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। जैसे मान लीजिए गाइस ये बांध है, ठीक है, इसमें मैंने वर्षा जल और नदी का जल ऊंचाई से गिरा, ये ऊंचाई है, यहाँ से मैंने वर्षा जल और नदी जल को हमने किया, ठीक है, इकट्ठा किया, संग्रहित किया। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा, ये बांध है, पाइप के अंदर से ये पाइप होगी, पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे यानी यहाँ पर टरबाइन के ऊपर क्या गिरता है।
यहाँ से ये पाइप आया, ये टरबाइन यहाँ पर गिरा, ठीक है, यहाँ पर इसके कारण क्या है, गिरता है, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए गुजरता है। अब यहाँ पर ब्लेडर है जो घूम रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जनरेटर है और विद्युत जैसे कि विद्युत उत्पन्न होती है, तो ये विद्युत क्या है, ये जल विद्युत कहलाती है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। विद्युत उत्पन्न करने के बाद अब जैसे मान लीजिए विद्युत उत्पन्न हो गई है और उसके बाद जो जल बहेगा उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं कृषि में। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अब जो ये मेन पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि कितना % हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा है वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक जो आने वाले देश हैं वो हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। ठीक है, और भारत में महत्वपूर्ण जल केंद्र कौन कौन से हैं, बाखड़ा नागल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जल विद्युत। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी लाभ क्या क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या क्या है। प्रदूषण मुक्त है ये, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और ये सबसे सस्ता है। हानि क्या क्या है कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, निम्न क्षेत्रों का जो है जल प्लावन होता है, स्थापित करने में ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है। तो ये जल विद्युत के लाभ और हानि हुए। तो इस तरह परंपरागत स्रोत जो हैं हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। होप है इतना आपको समझ आ गया होगा। अब तक तो आप वीडियो को लाइक कर ही चुके होंगे। अब बात करेंगे हम गैर परंपरागत स्रोत की। गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं गाइस, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। जीवाश्मी ईंधन जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके उपयोग अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो जो है इनका अभाव उत्पन्न हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं और इनका अभाव उत्पन्न होता है हमें। मतलब हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि यही हमारे लिए जो है कि हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं उनको मतलब कि बढ़ने से रोक सकते हैं, उनका हनन होने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो भी सौर ऊर्जा है वो सौर सेल होते हैं, वहाँ पर वो विद्युत उत्पन्न करने में उनकी मदद करता है सौर ऊर्जा। कई सेलों की सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, धूप की प्रचुरता वाले कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होगी और कटिबंधीय देश होंगे वहाँ पर तो चार चांदी है कि मतलब कि प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सौर तापक में यूज़ किया जाता है, सौर कुकर में, सोलर ड्रायर के साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी इसका उपयोग होता है। तो होप है आपको ये सौर ऊर्जा समझ आ गया होगा। बात करेंगे हम पवन ऊर्जा की। पवन चक्कियों का उपयोग ये आपने ज़रूर देखी होगी, अनाजों को पीसने में और जन निकालने के लिए बहुत टाइम से चला आ रहा है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को क्या करती है, घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। अगर हमने लाइट उत्पन्न करनी है तो वो क्या होगी, जनरेटर से जुड़ी होगी। पवन चक्कियों के समूह से युक्त जो पवन फार्म हैं वो तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार जहाँ हवाएं चलेगी वहीं पर यह स्थित होगा। जहाँ लगातार हवाएं होंगी वहीं पर ये पर्वत घाटियाँ और पर्वत जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पवन फार्म जो हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, तो नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम परमाणु ऊर्जा की। यह ऊर्जा प्राकृतिक तौर से जो प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम है और थोरियम है उसके परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। इन दोनों के परमाणु के केंद्रक हैं, वहाँ पर जो ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडनों से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति इनको होती है। नाभिकीय एक रिएक्टर है, ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग यह आ गया है। तो सिर्फ आप ये समझिए कि नाभिकीय रिएक्टर है और नाभिकीय यहाँ पे विखंडन से ही गुजर रहे हैं और जो यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी तो यही
ये इसी से इनकी प्राप्ति होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा। बस आप इतना ही याद रखिए। इसके जो सबसे बड़े उत्पादक है गाइस वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में कौन कौन से हैं, राजस्थान और झारखंड के पास जो है यूरेनियम के क्या हैं, विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ये केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। अब भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं, तमिलनाडु में कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है और कर्नाटक में केगा है। कर्नाटक केगा आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा की। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होता है, लगातार वृद्धि होती है। यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकता है और जो ये ताप ऊर्जा है ये शक्ति उत्पादन करने में क्या है, उपयुक्त किया जाता है। गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा जो है वो खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि 3 चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। यूएसए जो है वो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद कौन कौन से हैं, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिप्स और मध्य अमेरिका। भारत में कौन कौन सा है, भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है और लद्दाख में पूगा घाटी है, पूगा घाटी, आप ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय जो है, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का विद्रोहन समुद्र के संकरे मुहान में बांध के निर्माण से इसका किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, तो इससे क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्या हैं, मिल के क्षेत्र हैं। अब गाइस जो मैं आपको कह रही थी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स आ गए हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था, तो फ्रांस में। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस जो है अड्डा स्कॉटलैंड में है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है नॉर्वे। सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। लास्ट है हमारा बायोगैस। जैविक अवशिष्ट जैसे कि मृत पौधे हो गए, जंतु के अवशेष हो गए, पंछियों का गोबर हो गया, रसोई के अपशिष्ट हो गए, इनको हम गैसीय ईंधन में बदल सकते हैं और इनको हम कहते हैं बायोगैस। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में क्या होते हैं, अब घटित होते हैं। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा आप घटित होते हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, जो CH4 यानी कि मीथेन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का मिश्रण है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। खाना बनाने में विद्युत उत्पादन करने का ये सर्वोत्तम ईंधन है, कौन, बायोगैस। प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन यहाँ से होता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे करिए कि इससे मेरी जितनी आगे वाली जो होगी वीडियो होंगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो इस तरह हमारा आज 3rd लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी आप अच्छे से अच्छे प्यार दीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।